नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और इस दौरान राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अच्छे संबंध बनाने के इरादे से मंत्रियों और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और साथ ही विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए धन का अनुरोध किया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि पीएम मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अच्छे संबंध बनाने के इरादे से मंत्रियों और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए धन का अनुरोध किया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि पीएम मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने बृहस्पतिवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नगर विकास विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और साथ ही अनेक भावी योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि नगरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है और इसके पूरे समाधान के लिए शासन, प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसे सुनिश्चित करना ही होगा और वाहन तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े हो, सड़क किनारे नहीं। जरूरत पड़े तो एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग प्रणाली उपयोगी सिद्ध हो रही है और मल्टी लेवल पार्किंग में कमर्शियल स्पेशल जरूर रखें। साथ ही नए पार्किंग स्थल के लिए स्थानीय जरूरतों के अध्ययन करने के बाद ही कार्य योजना तैयार की जाए। भविष्य के दृष्टिगत बेहतर पार्किंग सुविधा के लिए पार्किंग स्थल नियम तैयार किए जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी सड़क किनारे बाइक, कार, टैक्सी की पार्किंग न हो। स्ट्रीट वेंडरों को एक गहन नियोजित करें और साथ ही सीएम ने कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंडों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नगरीय परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक बसों का उपयोग को प्रोत्साहन करें और साथ ही बैठक में मलिन बस्तियों और जल भराव को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नगर विकास विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अनेक भावी योजनाओं के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि नगरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है और इसके पूरे समाधान के लिए शासन, प्रशासन, जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में हुई और बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किया और साथ ही शिखर सम्मेलन में नेताओं ने पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की और साथ ही बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर भी चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और एससीओ में भारत की प्राथमिकताएं प्रधानमंत्री के सुरक्षित एससीओ के दृष्टिकोण से आकर लेती हैं और साथ ही सोर्स का मतलब सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण है। भारत ने एससीओ की अपनी पहली अध्यक्षता के तहत 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल प्रारूप में एससीओ
परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक की मेजबानी की। एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान के अध्यक्षता में अस्ताना में हुई और साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिखर सम्मेलन के आस्ताना में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और इस शिखर सम्मेलन में नेताओं ने पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामूहिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हर नगर निगम में एक मलिन बस्ती चिन्हित करें और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जलभराव का मुख्य कारक है नालों पर अतिक्रमण। उन्होंने निर्देश दिए कि जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अपराध नियंत्रण में है, उपयोगी ये साबित हो रहे हैं और साथ ही इस कार्य में जनता से भी अच्छा सहयोग मिला है और इसे विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर नगर निगम में एक मलिन बस्ती चिन्हित करें और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जलभराव का मुख्य कारक है नालों पर अतिक्रमण। उन्होंने निर्देश दिए कि जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। अपराध नियंत्रण में है और ये उपयोगी साबित हुए हैं और इस कार्य में जनता ने भी अच्छा सहयोग मिला है और साथ ही विस्तार से किए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने हर नगर निगम में एक मलिन बस्ती चिन्हित करें ये कहा और साथ ही सीएम ने कहा जलभराव का मुख्य कारक है नालों पर अतिक्रमण और उन्होंने निर्देश दिए कि जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रयास से अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। अपराध नियंत्रण में है, ये उपयोगी साबित हुए हैं। इस कार्य में जनता ने भी अच्छा सहयोग दिया है और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख किया और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही
अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खास तौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफी बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर उस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पर अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहां लखनऊ में किया है और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही। साथ साथ इनकी देखभाल हो सके समय समय पर, इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे। जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़ा ही अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य। सीएस मनोज कुमार सिंह ने बैठक की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के जज से संबंधित विभिन्न कक्षों एवं अन्य कार्यालयों में एयर कंडीशनर लगाने के लिए नीति निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। संसद सत्र खत्म होते ही सीधे संसद से एतमादपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एतमादपुर के रहन कला निवासी स्वर्गीय श्रीमती गुड़िया देवी पत्नी श्री मेहताब सिंह निषाद की मृत्यु पर घर पहुंचकर परिवारजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की। बघेल ने हाथरस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एतमादपुर के मोहल्ला कोठी निवासी स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामशंकर सिंह की मृत्यु पर घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए अत्यंत शोक की बात है कि मुझे अपनी लोकसभा में एक ही दिन में इतने घरों में जाकर शोक संवेदना देनी पड़ रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सभी परिवार वालों को संभल और साथ ही इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। संसद सत्र खत्म होते ही सीधे संसद से एतमादपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एतमादपुर के रहन कला निवासी स्वर्गीय श्रीमती गुड्डी देवी और पत्नी मेहताब सिंह निषाद की मृत्यु पर घर पहुंचकर परिवारजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की। बघेल ने हाथरस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एतमादपुर के मोहल्ले कोठी निवासी गीता देवी पत्नी श्री रामशंकर की मृत्यु पर घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को साफ कर दिया कि हाथरस हादसे में जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी और साथ ही कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। हाथरस में घटनास्थल का मुआयना और समीक्षा करने के साथ साथ घायलों से मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरी घटना की तह में जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन के अंदर की व्यवस्था आयोजन से जुड़े सेवादारों की थी और जबकि प्रशासन द्वारा बाहर पुलिस की व्यवस्था की गई थी और हादसा होने के तुरंत बाद सेवादार वहां से भाग निकले और यहां तक कि हादसे के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए हमने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए कहा गया और बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होना बहुत जरूरी है। जो लोग भी इस घटना के जिम्मेदार होंगे वो सभी इसके दायरे में आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने कहा कि मंगलवार को हाथरस जनपद सिकंदरा राव तहसील के एक गांव में दुखद और दर्दनाक घटना घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने मंगलवार को ही कदम उठाए थे। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों ने बातचीत में बताया कि हादसा उस समय हुआ जब कार्यक्रम के बाद कथावाचक का काफिला जीटी रोड पर आया तो उन्हें उनके पैर छूने के लिए महिलाओं का एक दल उधर बढ़ गया और उनके पीछे पीछे भीड़ बढ़ गई और इसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते गए जिसके चलते जीटी रोड के दोनों ओर ये हादसा हुआ। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस तरह के कार्यक्रम के दौरान जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया। हाथरस में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं तो वहीं हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने हाथरस में हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। मैं हूं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी। मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है तो मैंने सोचा चाय खत्म कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि चाय खत्म करते हुए कहीं देर ना हो जाए तो पीते मैंने सोचा आपको इस मुद्दे पर बात करूं। मुद्दा है कल का, गंभीर मुद्दा है तो चाय बाद में भी हो जाएगी लेकिन बात आप तक पहुंचाएगी। हाथरस की घटना लगभग 150 के आसपास लोग अभी कहीं न कहीं बताया जा रहा है 100 से 150 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट जो संख्या है आपको पता है इस देश की जो भी घटनाएं होती है उसका सही आंकड़ा हम तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, थोड़ा विलंब से पहुंचता है और अभी तो मात्र 24 घंटे में। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कल शाम से जैसे मुझे लगा कि हालांकि पार्लियामेंट में जैसे विपक्षियों को बहुत सारा मुद्दा मिल गया है कि इस बार उनकी संख्या बढ़ गई है, शोर की संख्या ज्यादा बढ़ी। मुद्दों की संख्या की बदौलत वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको जनता के मुद्दे उठाने, जनता के मुद्दे कम वो शोर वोटिंग ये सब ज्यादा कर रहे हैं। चलिए माननीय सांसद है उनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी कल की घटना के बारे में हमारे जो सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, मैं हमेशा इस बात का प्रयोग करता हूं, सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, जी हाँ, जो दिन भर को आराम से 8-10 अखबार पढ़ते हैं और शाम के टाइम जब उनको लगता है कि जब इस शक्ल को दिखाना है तो 1.5 अरब की जनसंख्या में निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो थोड़े से नेगेटिव मेंटालिटी के या जिन्हें हमेशा नकारात्मक बातें ही समझ में आती है या उसको ज्यादा देखते हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग इस देश में अच्छी पिक्चरें कम देखते हैं, वो पिक्चर जिसमें कोई सोशल मैसेज हो उसको कम देखेंगे, हॉरर को देखेंगे या मारधाड़ को देखेंगे। तो निश्चित रूप से जनसंख्या है, दर्शक है, अपने हिसाब से देखते हैं, हमारे भी दर्शक हैं और जो हमारे दर्शक हैं तो मैं कह सकता हूं उनकी संख्या और सो कॉल्ड टीआरपी रेटेड चैनल्स और सो कॉल्ड टीआरपी रेटेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे थोड़ी कम जरूर है, लेकिन हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारी बात को गंभीरता से ना कि सिर्फ समझते हैं अपितु उसके ऊपर उसको खुद भी पूरी तरीके से उसको वो अपने हिसाब से उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब वो विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सच है गलत है।
कल लोगों ने शाम को बताना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है। आसान टारगेट होता है सबसे बड़ा, आपके घर में कुछ बड़ी बात हो जाए तो मम्मी पापा जिम्मेदार हो जाते हैं। गलती कोई बच्चा भी करे लेकिन मम्मी पापा उसके लिए जिम्मेदारी उठाने लगते हैं और सब लोग बोलते हैं कि आपकी गलती थी, आपने पति अपनी पत्नी को बोलेंगे और माँ अपने बाप को, और लोग अपने बच्चों की, भाई आपने हमको ऐसी संस्कृति दी, और लोग भी बोलेंगे कि घर के जो सबसे बड़े लोग हैं उनकी गलती है अगर बच्चों ने कोई गलती की। ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, आज भी सरकार पीछे नहीं हट रही है, ना प्रशासन पीछे हट रहा है। बड़ी बात यह है, हमारे समूह के 2 धार्मिक चैनल हैं। हमारा एक डिजिटल धार्मिक चैनल है और उसमें तमाम ऐसे धर्मगुरु, सत्संग और कथावाचक ही आते हैं। तो हमसे ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लगातार ऐसे कार्यक्रमों को कवर करते हैं। बड़ी बात निकल के यहां पे आती है, बोला जाता है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, उनकी लापरवाही होती है। आप अपने घर के अंदर 2 लोग झगड़ा करके अगर आपस में अगर एक दूसरे को मारते पीटते हैं तो उसके लिए क्या पुलिस जिम्मेदार है? और आप अगर पुलिस के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। चौराहे पर अगर कोई बात होती है, घटना घटती है, शहर में कोई घटना घटती है तो पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अब अपने घर के अंदर अगर आपने चम्मच से ही अगर किसी का सर फोड़ दिया, आपने अपने बर्तन से किसी के ऊपर सर पे मार दिया, उसके लिए जिम्मेदार सरकार हो जाएगी, प्रशासन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी। लोग मरे हैं, मुझे उनसे कहीं ना कहीं मेरी उनके प्रति संवेदना है। शायद अगर मेरा भी कोई अपना मरता तो मैं आपको लगेगा कि फिर हम देखते, आपकी तरफ से एक सवाल हो सकता था, फिर देखते आप ऐसे एक ज्ञान आप मुझे देंगे तब मैं ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सच बताने में तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं चैनल में काम कर रहा हूं, मुझे आपको सच भी तो बताना है, और सच ये है कि उसका जबरदस्त तरीके से जो सोकॉल्ड जर्नलिस्ट, स्टूडियो जर्नलिस्ट है, वो उसके बारे में अलग अलग बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम से अब तक जो मेरी अपनी जानकारी है, मैं उनके घर पर नहीं रहता हूं, मात्र 2 घंटे तक सोए और लगातार वो हाथरस की घटना पर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनके तमाम अधिकारी, आपको पता है उनके अधिकारी और देशों के और प्रदेशों के सारे अधिकारियों के मुकाबले कितनी देर तक सोते हैं? मेरा कोई निजी रूप से उत्तर प्रदेश या उनके अधिकारियों से कोई मेरा व्यक्तिगत नाता नहीं है, पूरे देश को नाता होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे सबको इंटरव्यू लेने आते हैं, सब लोग चैनल, सारी मीडिया उनसे टच में रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग वो बातें घर तक ही घर पे बैठते हैं। मैं क्यों सार्वजनिक करूं? अगर अच्छी बातें हैं तो सिर्फ बुरी बातों को भी सार्वजनिक करूं? कहां कमी रह गई है? जो अपने आप को बाबा कह रहा है, क्योंकि जो अपना नाम लेता है वो मेरे इष्ट देवता है भोलेनाथ, मैं उनका वो नाम भी नहीं लूंगा तो उसको इस नाम से बोला जाता है। और लोग वहां जो पहुंचते हैं वो एक होड़ होती है कि मुझे वहां पर, क्योंकि सबको वीडियोग्राफी कराने की बाबा जी की पैर छू रहे, वो घटना हो गई। जो मुझे जानकारी लगी उसके अनुसार उन्होंने इतनी बड़ी संख्या की, कोई परमिशन ही नहीं ली थी जो है, और अगर वो ली थी तो वहां पे पुलिस प्रशासन की लिमिटेड संख्या होती ना, कि कोई सत्संग हो तो शहर की सारी पुलिस अब वही लगा दी। और आपको पता है हाथरस मथुरा से बहुत नजदीक है, ये 2 ऐसे जिले जहां पे आए दिन वहां पे सारे इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि वृंदावन मथुरा आपको पता है वहां तो लोग आते ही रहते हैं, वो सारे लोग हाथरस और वृंदावन वो मथुरा एक ही बैग है, वो जो उधर रहते हैं उन्हें पता है मैं जो कह रहा हूं। तो प्रशासन को मालूम है कि धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो मुझे कितनी सख्ती करनी होती है। हमारे समूह ने कई सारे कुंभ को कवर किया है, हम मीडिया सेंटर लगाते हैं, हम बनाते हैं वहां पे कुंभ में, आज तक जितने बड़े कुंभ करोड़ों लोग वहां पे आते हैं, कोई घटना ऐसी नहीं हुई, होती है निश्चित रूप से छोटी मोटी, लेकिन वहां प्रशासन सख्ती से रहता है, मुस्तैद रहता है। यहां प्रशासन था कहां? अभी हमारे देश में कोई ऐसी जगह पे हमला हो जाए जहां पे डिफेंस के लोग ही ना हो, तो निश्चित रूप से कारगिल में जब वॉर हुई थी तो वो वहां से घुसपैठी, वो ऊपर से आए थे, वो ऊपर से गोलियां चला रहे थे पहाड़ों से, हमारे लोग उनको ऊपर चढ़ के बाद उन्होंने उनको गोलियां चलाई और जो उन्होंने थोड़ा सा कब्जा किया था वहां से मार भगाया। तो जब पुलिस और प्रशासन को पता लगता है तो वो काम करेगा ना, लेकिन उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, ये कहां की बात है? और हमारे जर्नलिस्ट, आप अपने मिलियंस व्यूज बढ़ाते रहिए, लेकिन पॉजिटिव से भी तो बढ़ाइए प्लीज, हमेशा नेगेटिव से ना बढ़ाइए। मैं विपक्षी देता हूं कि संविधान का सम्मान करता हूं, निश्चित रूप से सरकार सबक लेगी और ऐसे आयोजनों को आने वाले समय पे कंट्रोल करेगी, लेकिन उन्हें कम से कम कार्रवाई तो करने दीजिए, उन्हें डीमोरलाइज तो मत करिए। जो अधिकारी रात भर, अरे वो अधिकारी भी, उनकी भी आत्माएं उनके अंदर होती, सांसें चल रही है, वो लगातार वहां मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, वहां के प्रमुख सचिव, वहां के जो तमाम अधिकारी वो लगातार, और जो हाथरस का अधिकारी है, आपको पता है मेरे लोकल रिपोर्टर ने मुझे बताया कि सारे लोग तो घटनास्थल पे रात भर से हैं, 3-3 बजे रात तक वहां लोग मौजूद है। तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखिए। हम उनके लिए जो कर सकते हैं, हमारा खास हमसे तात्पर्य है हमारे जर्नलिस्ट का, कि उन्हें जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो दिए जाए, हमने अपने चैनल के माध्यम से
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Best channel head Shri Brijmohan